आज का अपना विषय भारतीय संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान की विषय जो लक्षण है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बेजोड़ संविधान माना जाता है, क्योंकि लिखित संविधानों में भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये विश्व का लिखित संविधान होने के साथ साथ ऐसा संविधान है जिसमें प्रत्येक बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा जो संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें दो प्रकार के स्रोत काम में लाए गए हैं, एक तो आंतरिक स्रोत और दूसरे बाहरी स्रोत। भारतीय संविधान के जहाँ तक आंतरिक स्रोतों का प्रश्न है, वे संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैंग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण आदि जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुरूप है। और इसके अलावा भारतीय संविधान ने दूसरे देशों के संविधानों को से अच्छी बातों को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति की और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और परमाधिकार लेख आदि हमने ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार किए गए हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन वहाँ ये व्यवस्थाएं परंपरा से थी, लेकिन भारतीय संविधान में उसको स्वीकार कर लिया गया। दूसरा जो विदेशी संविधान है, जो भारतीय संविधान का संविधान में बहुत सारी बातों को स्वीकार किया गया, वो है अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान, जिससे मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिकी संविधान से बोरो किया है, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्श एवं न्याय निर्णय व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से स्वीकार की है। वहीं नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन की व्यवस्था और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से स्वीकार की गई है। दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रांस के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की जॉइंट बैठक की व्यवस्था, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से स्वीकार किया गया है। वहीं भारतीय राष्ट्रपति के मूल अधिकारों का निलंबन और आपातकालीन शक्तियाँ जो हो वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का था उससे स्वीकार किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्दावली हमने जापान के संविधान से ली है। मूल कर्तव्य प्रस्तावनों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का आदर्श है वो हमने पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, उसके संविधान से स्वीकार किया है। इस प्रकार हमारा जो संविधान है उसका निर्माण देशी और विदेशी दोनों स्रोतों से मिलकर लिया गया है। कोई प्रावधान यदि दोनों व्यवस्था से छूट गया है तो वो नज़ीरों के माध्यम से, स्थापित अभिसमों के माध्यम से संविधान में उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। इसमें न तो हम अत्यधिक कठोर हैं और न हम अत्यधिक लचीले हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। एक विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें कुल सदस्यों की उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और विशेष बहुमत और कुल राज्यों से आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की व्यवस्था को स्वीकारा गया है। इसके अलावा भी संविधान में कुछ प्रावधानों में आम विधायी प्रक्रिया की तरह सामान्य बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो
हमने संविधान जो है वो अपना नमनीय और कठोर दोनों तरह का मिश्रित संविधान है। फिर नेक्स्ट विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि यहाँ के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो जिन तरीकों से नागरिकता दी जा सकती है, वह जन्म के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूभाग में सम्मिलित होने के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जाती है। और जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या हो गई है, वो धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता और संपदा के आधार पर मतदान करने से उनको किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। वर्ष 1990 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारे संविधान की विशेषता है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये एक संघात्मक राज्य के लिए बहुत अनिवार्य तत्व है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था का एक क्रम पाया जाता है, एक हायरार्की पाई जाती है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। उसके बाद में हाई कोर्ट्स हैं और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का कस्टोडियन या संरक्षक के रूप में भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट हमारे संविधान की विशेषता है, यहाँ पर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में एक उचित समन्वय किया गया है। भारतीय संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से बिल्कुल अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में उचित समन्वय बैठाने का प्रयास किया गया है। हमारी जो गवर्नमेंट का स्वरूप है वो पार्लियामेंट्री है। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका विशेष या अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम पत्र प्रदान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह है कि संसद की जो द्विसदनात्मक 2 सदन जो होते हैं वे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं और राष्ट्रपति उस सदन का प्रमुख होता है। तो हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनता है। हमारे यहाँ शासन का जो स्वरूप है वो संसदीय शासन प्रणाली का है। नेक्स्ट हमारे संविधान की विशेषता यह है कि नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 जो है के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिनकी संख्या अब 6 है, पहले ये 7 हुआ करती थी। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, जो ग्राम पंचायत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की व्यवस्था करते हैं। मूल कर्तव्यों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1946 में संविधान के भाग 4 क में इन्हें शामिल किया गया है। यानी हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख है और उसको सरकार नीतियाँ क्रियान्वित करते समय स्पष्ट रूप से उसकी अनुपालना करती है। जहाँ तक भारत में शासन प्रणाली की व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स है। शासन व्यवस्था के सुगम संचालन और पारदर्शिता के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंधित किया गया है। इस प्रकार
केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। यानी हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं अपना कार्य करती है। इसके साथ नेक्स्ट हमारे संविधान की विशेषता यह है कि संविधान में इमरजेंसी पावर प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपात के उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। इसके साथ संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी नीति न अपनाए जाने से है जो किसी भी व्यक्ति के धर्म पर भेदभावकारी हो। इस प्रकार हमारे संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब 26 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष यानी 125वें वर्ष के रूप में उनको ये तोहफा था। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर का दिन भारतीय संविधान के विशेष महत्व रखता है। इसी कारण संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहले ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, इसी दिन को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। और उसी 26 जनवरी 26 नवंबर दोनों तिथियों को महत्वपूर्ण मानते हुए हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में 1915 से मनाना प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत का संविधान दुनिया का बेजोड़ और एक आदर्श संविधान है। और भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है वो भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है उसको और विदेशी परिप्रेक्ष्य दोनों को साथ कर मिलता है। इसलिए भारतीय संविधान को दुनिया का समन्वयवादी संविधान के रूप में जाना जाता है, दुनिया के विशाल संविधान के रूप में जाना जाता है और दुनिया के उदार संविधानों में भारत की गणना होती है। और दुनिया का इतना बड़ा किसी देश का संविधान नहीं है। संविधान में अधिकांश बातें लिखित है और स्पष्ट है, इसलिए भारत का संविधान एक प्रकार से आदर्श स्थापित करता है।